अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। बज़ाहिर मरियल सा नजर आने वाला जुल्फिकार मुझसे गुथम गुथा था और ऐसे मेरे खिलाफ हो चुका था कि जैसे मैंने पता नहीं इसका क्या नुकसान कर डाला हो। मुझे हैरत हो रही थी। दोनों मियाँ बीवी पर मेरी नेकियों का ये असर हुआ और उन्होंने ये सिला दिया कि मेरी जान लेने पर तुल गए। जुल्फिकार मुझे घसीटता हुआ सीढ़ियों तक ले गया, मगर मेरे हवास पूरी तरह बहाल हो चुके थे। अब मुझे सिर्फ अपने बचाव नहीं करना था बल्कि उसे सबक भी सिखाना था। मैंने पूरी कुव्वत से अपने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हायल कर दिए और जोर से दबाने लगा और फिर मेरा हाथ भी अब चलने लगा। मैं अपना बचाव भी कर रहा था और साथ उसकी पिटाई भी कर रहा था, मगर इस दौरान जुल्फिकार का दाव चल चुका था। हम दोनों सीढ़ियों पर नीचे गिरते चले गए। सीढ़ियों पर घसीटने से हमारे घुटने छिल गए। नीचे पहुंचने तक जुल्फिकार की गर्दन मेरे बाजुओं से आजाद हो गई और हम दोनों नीचे जा गिरे। जुल्फिकार को शदीद चोट आई और वो बेहोश हो गया। मेरी भी हालत उससे ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेरे हवास गुम होते जा रहे थे। बेहोश होने से पहले मैंने नजर उठाकर सीढ़ियों की जानिब देखा। सायका ऊपर खड़ी हमारी तरफ ही देख रही थी और फिर मैं बेहोश हो गया। जिस वक्त मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल में था। हमारे सामने 2 पुलिस के सिपाही बैठे थे। पुलिस का एक सिपाही मुझे होश में आता देखकर फौरन उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद आया तो डॉक्टर उसके साथ था। डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे आकर देखा और सिपाही पूछने लगा, डॉक्टर साहब क्या हम इनका बयान ले सकते हैं? डॉक्टर मुझे गौर से देखते हुए बोला, अभी नहीं, अभी कुछ देर इन्हें आराम करने दीजिए। फिर वो मेरी नब्ज वगैरह देखने लगा। मुझे लेटे लेटे काफी देर गुजर गई। जख्मों की वजह से मेरा जिस्म दुख रहा था। फिर एक नर्स आई, उसने मुझे देखा और फिर चली गई। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर साहब अंदर दाखिल हुए। उनके साथ डॉक्टर साहब भी थे। डॉक्टर साहब मुझे देखकर कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब अभी इनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं, मगर आप इनका बयान ले सकते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें बिठाकर चले गए। एक सिपाही उनके साथ था जबकि दूसरा सिपाही चला गया। दूसरे सिपाही ने हाथ में रजिस्टर थाम रखा था। इंस्पेक्टर साहब मेरा बयान दर्ज करवाने के लिए उससे कहने लगे और फिर मुझसे सवाल पूछने लगे। जी तो अजीम साहब, आपने जुल्फिकार पर कातलाना हमला क्यों किया? एक तो पहले ही मुझ पर नकाहत तारी थी। मैंने गुस्से से कहा, मैंने किसी पर कोई हमला नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। जुल्फिकार साहब ने खुद मुझे अपने घर बुलाया और जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। इंस्पेक्टर मेरी बात काटते हुए बोला, मगर उनकी बीवी सायका का बयान है कि आपने उनकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की और ये तो शुक्र है कि ऊपर से जुल्फिकार साहब आ गए। अगर वो ना आते तो आप उनकी इज्जत पामाल कर चुके थे। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मुझ पर सरासर इल्जाम है। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि दोनों मियाँ बीवी इतने चक्करबाज और खुदगर्ज थे। सायका अपनी आरजू ना पूरी होने पर मुझसे इस तरह बदला लेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इंस्पेक्टर कुछ देर मेरा बयान दर्ज करने के बाद वहां से चला गया। मैं कुछ रोज तक अस्पताल में एडमिट रहा। सेहतयाब होने के बाद मुझे थाने ले जाया गया। वहां मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ, मुझ पर मुकदमा चला और फिर मुझे जेल भेज दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि जुल्फिकार के साथ क्या हुआ। मुझे मेरी बेगुनाही की सजा मिली। मुकदमे में यह साबित हो गया कि मैं उनके घर कातलाना हमले के लिए गया और उनकी बीवी पर बुरी नजर से हमलावर हुआ। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं बेगुनाह था। मुझे 3 महीने की सजा हो गई। मेरे दुकान के मालिकान ने इस दौरान मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं बेगुनाह था, मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं बहुत तिलमिलाया, मुझे सिर्फ नेकी की सजा मिली। अगर सायका की नीयत खराब थी तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मेरी ये गलती थी कि मैं उनके बुलाने पर उनके घर चला गया, मगर मेरे उनसे अच्छे मरासम थे। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रही है। वो 3 महीने मैंने जेल में किस तरह काटे ये मैं ही जानता हूँ। मैं एक एक दिन गिन कर गुजार रहा था और सोच रहा था कि मैंने हर सूरत अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और उनको इस काम की इतनी भयानक सजा दूंगा कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। अपने कमरे की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। उसकी चाबी वैसे भी मेरे पास थी और किराया मैं कई महीने का पहले ही एडवांस देता था, इसलिए मुझे उसके बारे में कोई किस्म की परेशानी नहीं थी। 3 महीने गुजर गए और मैं जेल से बाहर आ गया। बाहर आकर वापस बाहर की दुनिया को देखा तो दिल में बहुत खुशी हुई। सीधा अपने कमरे में आया, दरवाजा खोला, हर तरफ धूल छटी हुई थी। खामोशी से चारपाई पर लेट गया। दिल में एक तूफान सा बरपा था कि दोनों मियाँ बीवी को सजा देनी है, मगर कैसे? दिलो दिमाग पर गुस्सा छाया हुआ था। मैंने सीढ़ियों पर खड़े होकर उनके फ्लैट की तरफ गौर से देखा। खिड़की भी बंद थी और मुकम्मल खामोशी का राज था।
मेरी नौकरी भी एक किस्म की छूट चुकी थी। दुकान वालों ने तो पलटकर मेरी खबर ही नहीं ली, बल्कि शायद उन्होंने समझा अच्छा हुआ इससे जान छूटी, शायद इसके मुकदमे ने पता नहीं क्या रंग इख्तियार किया होगा, वैसे ही पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। मालिक एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया था। दुकान के दूसरे वर्कर मुझसे मिलने आए, मगर इसके बाद किसी ने मेरी खबर ना ली। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं थी, और हुनर तो वैसे भी अपने हाथ का था। कुछ दिन आराम से कमरे में गुजारे। जब अच्छी तरह जहन से बोझ उतर गया तो सोचा कि अब कुछ काम करने की बारी है, मगर काम करने से पहले उन दोनों मियाँ बीवी को सबक सिखाना है। मैंने उन दोनों मियाँ बीवी की सरगर्मियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जुल्फकार अपनी वक्त पर ड्यूटी पर जाया करता। सायका बहुत कम बाहर नजर आती, शायद उसे मेरे जेल से वापस आने के बारे में मालूम नहीं था। मैं बहुत रात के वक्त घर से निकलता, जरूरी सामान खरीद कर अंधेरे में ही वापस आ जाता। सर्दियों का आगाज हो चुका था और मेरे दिल में बदला लेने की आग रोज बरोज भड़कती जा रही थी। अब बदला लेने का वक्त था और मैंने अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लिया। और फिर उस रात मैंने अपना बैग उठाया, उसमें अपने तमाम कपड़े और तमाम रकम रखी। मैं इस कमरे में भी अब कुछ नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उन दोनों मियाँ बीवी को सजा देने के साथ साथ मैंने हमेशा के लिए इस कमरे को भी अलविदा कर देना था। मैंने अपने तमाम पैसे और कपड़े उस बैग में भरे। मेरा कोई ज्यादा सामान वगैरह नहीं था, कुछ सामान था जो मैंने वहीं छोड़ देना मुनासिब समझा। फिर आखिरी नजर उस कमरे पर डाली और फिर रात के अंधेरे में बाहर निकल आया। 12 से ऊपर का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं दबे कदमों फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। फ्लैट के दरवाजे पर कोई चौकीदार नहीं था, क्योंकि उन दिनों चोरी चकारी या इस तरह की इतनी ज्यादा वारदातें नहीं हुआ करती थी। मैं फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगा, सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और गैलरी में देखा हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। उनके फ्लैट का दरवाजा बंद था। रात के इस पहर कॉल बेल बजाना खतरे से खाली नहीं था। मैंने आगे बढ़कर उनके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक दी तो अंदर से नींद में डूबी हुई जुल्फकार की आवाज आई, कौन है भाई, इस वक्त कौन है? मैंने दोबारा दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं पहले ही तैयार था। जो ही दरवाजा खुला मैंने एकदम आगे बढ़कर जोर से उसके मुंह पर हाथ रख लिया। वो अचानक इस हमले के लिए तैयार नहीं था। मैंने फौरन उसके गर्दन के गिर्द बाजू का घेरा डालकर उसे बाहर खींच लिया और उसका मुंह जोर से दबा लिया। वो चीखने चिल्लाने और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था। इस वक्त मैं पूरी तरह तैयार होकर आया था। मैंने उसके गर्दन के गिर्द बाजू का दायरा तंग करना शुरू कर दिया। जिस्मानी तौर पर जुल्फिकार कमजोर था और उस दिन तो उसका दाव इसलिए चल गया कि मैं इस काम के लिए बिल्कुल जहनी तौर पर तैयार नहीं था। मगर आज उसका मुझसे जीतना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मेरे मुकाबले में वो काफी कमजोर जिस्म का मालिक था। मैंने उसका मुंह सख्ती से भींच रखा था और उसका सांस घुटने लगा। इसके साथ ही मेरे बाजू की गिरफ्त उसकी गर्दन के गिर्द सख्त होती जा रही थी, जिससे उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं उसको जोर से दबाता रहा और दूसरी तरफ से उसको सांस भी नहीं लेने दे रहा था। बाजू की गिरफ्त से उसका सांस उखड़ने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना आप मुझसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। और फिर थोड़ी ही देर बाद उसका सांस अटकने लगा और मेरे हाथों में ही उसने दम तोड़ दिया। जुल्फिकार मर चुका था। मुझ पर बदला लेने की ऐसी धुन और ऐसा जुनून सवार हुआ कि मुझे कुछ होश ना रहा। मैं अपने आप में नहीं था और इस दौरान मैंने जुल्फिकार को मार डाला। अभी तक मेरे बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। जुल्फिकार का मुर्दा जिस्म मैंने परे धकेल दिया। वो गैलरी में गिर गया। फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मेरी आंखों में खून उतरा हुआ था। अभी सायका बाकी थी। मुझे उस वक्त उनके 2 मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं रहा। मैं फौरन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर सामने छोटा सा हॉल था, जिसके सामने 2 कमरे थे और दाएं तरफ कमरे में उन दोनों के बैठे। मैं फौरन वहां गया। वहां देखा सायका अपने बेड पर सोई हुई थी। मैं फौरन आगे बढ़ा और सायका के ऊपर से कंबल खींच लिया। उठो सायका, मैं आ गया। तुम्हें आज हिसाब देना है, एक एक दिन का जो मैंने जेल में तुम्हारी वजह से काटे। सायका फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने साथ वाले बेड को खाली देखा तो वो चौंक कर पूछने लगी, तुम कैसे आए? जुल्फिकार कहाँ है? मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैं खंजर हाथ में लिए उसके ऊपर पल पड़ा और फिर देखते ही देखते मैंने उसका काम तमाम कर डाला। वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चीखने का मौका ही नहीं दिया। दोनों मेरे इताब का निशाना बन चुके थे। दोनों को मैंने बहुत बुरी तरह दर्दनाक अजाब से मौत के मुंह में धकेल दिया था। सायका को कत्ल करने के बाद मैंने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरे बदले की आग ठंडी हो चुकी थी।
जब मेरा गुस्सा उतरा तो मैंने देखा कि मुझसे बहुत भयानक काम हो चुका है। मैंने दोनों मियाँ बीवी को अपने गुस्से में मार डाला था। कुछ देर मैं वहीं बैठा सोचता रहा। फिर मैं बाहर निकला, जुल्फिकार का मुर्दा जिस्म उठाया और लाकर अंदर बेड पर फेंक दिया। साथ वाले कमरे में उनके दोनों बच्चे सो रहे थे। एक लम्हे के लिए मुझे तरस भी आया। मैंने दोनों बच्चों को माँ बाप से महरूम कर दिया था, मगर क्या करता, मेरे बदले की आग ही ऐसी थी। पहली दफा मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि अगर मुझसे कोई ज्यादती करे तो फिर मैं बदले की आग में अंधा हो जाता था। अपनी इस खासियत का मुझे अंदाजा नहीं था। इंतहाई कदम उठाने से भी बाज नहीं आता था। अब मुझे यहाँ से भागना था, फरार होना था। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आया और सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। अपने कमरे पर गुजरते हुए अलविदाई नजर डाली और फिर बाहर सड़क पर आ गया। मेट्रो का जमाना नहीं था, इसलिए बाहर से टैक्सी हासिल करनी थी, मगर रात के इस वक्त टैक्सियां भी इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद एक टैक्सी मिल गई। मैंने उसे स्टेशन चलने का कहा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चलने को तैयार खड़ी थी। मैं सोचे समझे बगैर टिकट लिए उस गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी में ज्यादा रश नहीं था। मैं एक कोने में एक सीट पर बैठ गया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। फिलहाल मुझे फौरन इस शहर से फरार होना था। रात का वक्त था और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। गाड़ी को इस शहर से निकलने में तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया। गाड़ी नामालूम मुकाम की तरफ जा रही थी। मुझे ये भी पता नहीं था कि ये ट्रेन किस शहर को जा रही है। ट्रेन सारी रात चलती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी और फिर दिन का वक्त हो गया। दिन के उजाले में भी मैं लोगों को उतरते चढ़ते देखता रहा। सुबह के वक्त एक फेरी वाले से कुछ चने लेकर खाए और पेट की आग बुझाई। फिर तकरीबन दोपहर के करीब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। मैं सोचे समझे बगैर उतर गया। छोटा सा स्टेशन था, ज्यादा बड़े नहीं था। ट्रेन तकरीबन 2 मिनट रुकी और फिर वहां से चली गई। प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा तो आगे टिकट चेकर खड़ा था। मुझसे टिकट मांगा तो मैंने कहा, जनाब मैं जल्दी में सवार हुआ था, इसलिए टिकट लेना याद नहीं रहा। उसने जुर्माने के साथ वहीं मुझे स्लिप बनाकर दी। मैंने रकम अदा की और फिर वहां से बाहर निकल आया। पुराना जमाना था। स्टेशन के बाहर तांगे खड़े थे। मैं फौरन बाहर निकला तो एक बुजुर्ग तांगे वाला मेरी तरफ बढ़ा। बाबूजी कहाँ चलना है, आओ मेरे तांगे में। मैं उसकी तरफ देखने लगा। बाबा यहाँ कोई सराय वगैरह या होटल? हाँ बाबू आ जाओ, मेरे तांगे में बैठो, मैं आपको लिए चलता हूँ। मैं फौरन उसके तांगे में बैठ गया, अपना बैग पास रखा। कुछ देर वो खड़ा दूसरी सवारियों का इंतजार करता रहा, मगर शायद इस ट्रेन से ज्यादा लोग नहीं उतरे थे। मैंने कहा, बाबा मुझे ले चलो, मैं तुम्हें ज्यादा किराया अदा कर दूंगा। बाबा ने ये सुना तो फिर उसने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। तांगे पर लिए मुझे सराय की तरफ बढ़ने लगा। बाबा बहुत बातूनी था। कहाँ से आए हो बाबूजी? लगता है कोई शहरी बाबू हो, किसी बड़े शहर से आए हो। जी बाबा, बड़े शहर से आया हूँ। यहाँ किस काम से आए हो? मेरा मतलब है कोई सरकारी अफसर हो या? हाँ बाबा, बस नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। क्या यहाँ पर मुझे रिहाइश मिल सकती है? मैंने कुछ सोचकर बाबा से पूछा। हाँ बाबूजी, क्यों नहीं मिल सकती? क्या आपको मकान चाहिए? मगर आपकी सरकारी अफसर को तो सरकार की तरफ से रिहाइश का मिलती है, बीवी बच्चे तो साथ नहीं? वो पूछने लगा। नहीं बाबा, बीवी बच्चे मैं घर छोड़ आया हूँ। जब यहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त होगा तो फिर उन्हें ले आऊंगा, मैंने बात बनाते हुए कहा। अच्छा तो बाबूजी, अभी आपको तो मैं सराय पर ले चलता हूँ। कल मैं आपको वहीं पर आकर किसी मकान के बारे में बताऊंगा। हमारे मोहल्ले में एक मकान है खाली, मगर मुझे मालूम नहीं कि वो अभी खाली है या किराए पर लग चुका है। अगर कल तक आप इंतजार करें तो मैं कल आपको बता दूंगा। बाबा मेरे हुलिये से काफी मुतासिर लग रहा था। वो मुझे कोई सरकारी अफसर समझ रहा था। मैंने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। बाबा मुझे लिए हुए एक पुराने से बाजार में पहुंच गया, जहां पर छोटी छोटी कई दुकानें थी और कुछ सराय यानी होटल भी बने हुए थे। बाबा मुझे निस्बतन एक बेहतर होटल के सामने लेकर पहुंचा और फिर मुझे कहने लगा, बाबूजी आप यहाँ एक आध दिन ठहरे, जब कोई बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। वैसे आप किस इदारे में मुलाजमत करते हैं? मेरा मतलब है आपका सरकारी महकमा कौन सा है? बाबा के इस सवाल पर मैं गड़बड़ा गया और कहने लगा, बाबा बस बाबा है एक सरकारी इदारा, बताने की हमें इजाजत नहीं। बाबा मेरी बात सुनकर बोला, ओह अच्छा समझा। हाँ भाई, कई ऐसे इदारे होते हैं जिन्हें अपने आप के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती और ना ही इजाजत होती है। चलो कोई बात नहीं बाबूजी, मैं चलता हूँ। आप इस होटल में चले जाइए और एक रात यहाँ रहिए। शाम होने वाली है, आप यहाँ रहिए, कल मैं जरूर आपको आकर बताऊंगा। और अगर मेरी गली वाला मकान खाली ना हुआ तो मैं किसी और मकान के ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। फिर मैं होटल में गया, वहां पर जाकर कमरा देखा और कमरा ले लिया। कमरा बस
रहने के लिए मौजू था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए बेहतरीन जगह थी। उस शहर से मेरा निकलना बहुत ज़रूरी था। साइका और जुल्फ़िकार का जो अंजाम मैंने किया था, उसके बाद उस कमरे में ठहरना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर था। मुझे शक व शुबे में पकड़ लिया जाता, क्योंकि जाहिर है मैं उनकी वजह से गिरफ्तार हुआ था और उनकी मौत के बाद पहला शक मुझ पर ही जाता था। मैं कमरे में आकर लेट गया। जहन पीछे कई सोचों में गुम हो गया। ये छोटा शहर था, यहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद नींद आ गई। सफर की वजह से सारी रात थकन रही थी, इसलिए डट कर सोया। सुबह उठा और इसी होटल से नाश्ता किया। नाश्ता भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैं उसी तांगे वाले बाबे का इंतजार करने लगा कि कब वो आए और मुझे रिहाइश के बारे में बताए। फिर तकरीबन दोपहर के करीब बाबा मुझसे मिलने उसी होटल में आया। कहने लगा, चलिए बाबूजी, बंदोबस्त हो चुका है। हमारी गली में एक मकान खाली है, किराया उसका 1000 रुपये माहवार होगा। मैं बहुत खुश होते हुए बोला, बाबा कोई बात नहीं, मैं किराया अदा कर सकता हूँ। और फिर मैंने होटल का बिल अदा किया और बाबे के साथ तांगे में उसके मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। मुख्तलिफ सड़कों से लेते हुए बाबा मुझे एक पुराने मोहल्ले में ले आया। मोहल्ले में लाकर बाबा ने एक जगह तांगा खड़ा किया और मुझसे कहने लगा, बाबूजी नीचे आइए। मैं नीचे उतरा, बैग संभाला और उसके साथ चल पड़ा। बाबा मुझे लिए एक गली में दाखिल हो गया। तंग व तारीक गलियां थी। 2 गलियां घूमने के बाद बाबा दाएं तरफ मुड़ा और मुझसे कहने लगा, बाबूजी ये मेरा मकान है, और जिस मकान के बारे में मैं आपको बता रहा था वो इसी गली के नुक्कड़ में है। हम चलते हुए आगे बढ़े। आखिर में एक छोटा सा मकान था, जिसका एक दरवाजा और साथ ही एक बैठक बनी हुई थी। बाबा ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आदमी निकला। उधेड़ उम्र आदमी। बाबा ने उससे मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये बाबूजी हैं। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम अजीम है। तो ये अजीम साहब हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, इस शहर में नए आए हैं, इन्हें रिहाइश चाहिए। बाबा यानी उस तांगे वाले ने उस आदमी से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। उधेड़ उम्र आदमी मुझे कहने लगा, अंदर आ जाइए, मकान देख लीजिए। मैं अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा सहन था, सामने 2 छोटे छोटे कमरे थे और सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो उधेड़ उम्र आदमी कहने लगा, ऊपर छत पर कोई कमरा नहीं है, छत आपकी चहलकदमी के लिए मुनासिब होगा, और देखिए साहब, किराए में कोई कमी नहीं होगी। हाँ हाँ बाबा, तुम फिक्र ना करो, किराया मैं पूरा अदा करूंगा, मैंने कहा, और उधेड़ उम्र आदमी खुश हो गया। मैंने उसे 3000 रुपये थमाते हुए कहा, ये लो 3 महीने का एडवांस किराया। उधेड़ उम्र आदमी एकदम से खुश होकर बोला, अरे भाई जीते रहो। तो ठीक है, मकान अभी आपकी रिहाइश के लिए ठीक है, आप इसे ले लीजिए, मगर आपका सामान कहाँ है? उधेड़ उम्र की आदमी की बात पर मैं एकदम चौंक पड़ा। वाकई सामान तो मेरे पास था नहीं। एक बैग था जिसमें मेरे कपड़े और रुपए थे, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तांगे वाला भी मेरी तरफ हैरत से देखकर बोला, बाबूजी आपने मकान तो ले लिया, लेकिन क्या आज ही आप इसमें आना चाहेंगे? आपका सामान तो कहीं नहीं, यह सामान कब आएगा आपका? मैं बाबा की तरफ देखकर हैरत से बोला, बाबा मेरे पास तो कोई सामान नहीं। अरे तो क्या आपने सोने के लिए, खाने पकाने के लिए कुछ भी नहीं? नहीं बाबा, आप यकीन माने मेरे पास कोई सामान नहीं। मेरा बाकी फैमिली उधर है, उसी के पास सारा सामान है। वो जाहिर है जब उनको बुलाऊंगा तो उसी वक्त सामान आएगा। तो बाबा तांगे वाला कहने लगा, ठीक है तो फिर आप अपनी फैमिली को बुला लीजिए। मैंने कहा, नहीं बाबा, अभी उनको बुलाना मुमकिन नहीं, मेरे वालिदैन बुजुर्ग हैं और मेरी बीवी उनकी खिदमत करती है, इसलिए अभी मैं उनको नहीं बुला सकता। उधेड़ उम्र आदमी मेरी तरफ देखकर हैरत से बोला, अरे मियाँ, तो फिर ये तो मकान खाली है, इसमें तो पंखे वगैरह भी मेरे लगे हुए हैं। चले मैं वो नहीं उतारता, आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, मगर आपको सोने के लिए, खाना पकाने के लिए कुछ सामान तो चाहिए होगा। उधेड़ उम्र आदमी कहने लगा, बहरहाल ये आपका मसला है, आप सोच लीजिए और हल कर लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। ये कहकर वो वहां से चला गया। मैंने पूछा, बाबा क्या मुझे यहाँ से सामान मिल सकता है? हाँ बाबूजी, मिल तो सकता है, मगर क्या? आप इस तरह कीजिए, कल सामान खरीद लीजिएगा, मैं चारपाई आपको अपने घर से ला देता हूँ, और आज रात का खाना भी आप मेरे घर खाइएगा। मुझे बाबे की मोहब्बत और खुलूस पर बहुत प्यार आया। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया बाबा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, आपने मकान हासिल करने में मेरी बहुत मदद की है। अरे कोई बात नहीं बाबूजी। इतना कहकर वो मुझे कहने लगा, आप ठहरिए, मैं चारपाई घर से लेकर आता हूँ। बाबा फौरन गया और थोड़ी देर बाद एक चारपाई उठाए आ गया। उसने एक कमरे में मुझे चारपाई डाल दी, बिस्तर भी डाल दिया। फिर भागम भाग गया, मेरे लिए पानी का जग गिलास ले आया और फिर कहने लगा, खाना तैयार हो रहा है, आप बैठिए। मैं चारपाई पर बैठ गया और हालात पर गौर करने लगा।
अगर बाबा मुझे ना मिलता तो मेरा क्या हाल होता। यहाँ किसी होटल में ही पड़ा रहता और रुपए खत्म होते रहते। जाहिर है नया शहर था, अभी तो मैंने अपने काम का आगाज भी नहीं किया था। बाबा मैंने अभी तक अपने मोहसिन यानी आपका नाम तो पूछा नहीं। बाबा हंसकर कहने लगा, बाबूजी मेरा नाम चिरागदीन है। तो बाबा चिरागदीन आपने मेरी बहुत मदद की। अरे छोड़िए साहब जी, क्यों शर्मिंदा करते हैं। हम गरीब लोग हैं मगर दिल वाले हैं। मैंने आपको देखते ही समझ लिया था कि आप बहुत शरीफ और नेक आदमी हैं। बाबे की इस बात पर मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। बाबा जी आपको क्या मालूम, मैं दिल में कहने लगा, अगर आप मेरी असलियत जान लें तो फौरी तौर पर मुझे यहाँ से निकाल दें। मकान लेकर देना तो दूर की बात, आप मुझसे मिलना भी गवारा ना करें। मैं फिर बाबा चिरागदीन से उसके बारे में पूछने लगा। उसने बताया कि उसकी बीवी मर चुकी थी, एक जवान बेटी का साथ था, 24-25 साल की बेटी जिसके साथ वो घर में रह रहा था। उसने कहा, बाबूजी अगर मेरी जवान बेटी का साथ ना होता तो मैं यकीनन आपको अपने घर में ही रिहाइश देता, मगर मैं मजबूर हूँ, इस बात का गुस्सा नहीं कीजिएगा। मैंने कहा, बाबा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और फिर इस तरह बाबा चिरागदीन ने मेरी बहुत मदद की और मैं उस मकान में रहने लगा। छोटा सा मकान था मगर बहुत ही अजीब डरावना सा मकान था। सरे शाम ही खामोशी छा जाती। अगले दिन मैं बाजार जाकर अपने लिए खाना बनाने के तमाम चीजें ले आया ताकि मैं खुद घर में खाना बना सकूं। चिरागदीन मेरे पास रोज शाम को आता और बैठता और मुझसे बातें करता। मुझे खाना बनाते हुए देखकर कहने लगता, बाबूजी अगर आप बुरा ना मनाएं तो खाना मेरे घर से ले आया करूं, आप क्यों इस बनाने के अजाब में पड़ जाते हैं। मैंने हंसकर कहा, नहीं चिरागदीन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्या ये कम है जो तुमने मुझे रिहाइश ले दी और मेरी इतनी मदद की। अरे नहीं बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं खाना अपने घर से ले आया करूँ। मैं उसकी पेशकश पर गौर करने लगा और फिर मैंने कहा, बाबा बात तो आपकी ठीक है, मैं खाना पकाना ज्यादा नहीं जानता, हाँ लेकिन आपकी पेशकश पर मैं इसलिए गौर कर सकता हूँ कि अगर आप मुझसे खाने के पैसे लें। बाबा चिरागदीन कहने लगा, कैसी बातें करते हैं आप, जहाँ 2 लोगों के लिए खाना पकता है वहाँ तीसरे के लिए। नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं उसकी बात काटते हुए बोला, अगर आपको ये मंजूर हो कि आप मुझसे पैसे ले लिया करें तो फिर मैं खाना आपसे बनवा लूंगा। बाबा कुछ देर मेरी बात पर गौर करता रहा और कहने लगा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह, आपको खाना बनाते देखकर मुझे अजीब सा लगता है। मेरी बेटी मेरे घर में खाना बनाती है, मैं आपके लिए भी खाना बनाकर ले आया करूंगा। मुझे उस छोटे शहर यानी शादाब नगर में रहते हुए कई रोज गुजर गए। मुझे धड़का लगा रहता कि पुलिस मेरी तलाश में होगी। पुलिस को पता चल चुका होगा कि मैं जेल से रिहा होने के बाद उनको कत्ल करके वहां से फरार हो चुका हूँ। उन दोनों के मासूम बच्चों का क्या बना होगा। किसी वक्त मुझे अपना दिल कटता हुआ महसूस होता। मैंने उन दोनों बच्चों पर बहुत जुल्म किया था। मुझे अपने बदले की आग में इस इंतहा तक नहीं जाना चाहिए था, मगर मैंने अच्छा ही किया। जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने भी तो मेरी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। ये सोचकर मैं अपने दिल को मुतमईन कर लेता। बाबा के घर से खाना बहुत अच्छा बनकर आता था। मुझे बैठकर खाते हुए कई रोज गुजर गए। अब काम का आगाज करना था। बाबा भी मुझसे 1-2 बार पूछ रह चुका था कि मैंने आपको आपके दफ्तर जाते हुए नहीं देखा, आखिर आप काम क्या करते हैं। मैं बाबा को टाल देता, लेकिन आखिर कब तक टालता रहता। एक दिन मैंने बाबा को जोर देकर कहा, बाबा आप मुझसे मेरी नौकरी के बारे में मत पूछा करें, हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हमें इजाजत नहीं होती अपने बारे में बताने की। बाबा मेरी बात समझ गया और बोला, ठीक है बाबूजी, ठीक है, मैं समझ गया, माफी चाहता हूँ, बस मेरी आदत है जरा पूछने की बार बार। मैंने बाहर निकलकर शहर घूम फिर कर देखना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर निकलने से पहले मैंने अपने हुलिये में थोड़ी सी तब्दीली कर ली। एक तो मूंछें रख ली और शेव थोड़ी सी बढ़ा ली। फिर बाहर जाकर मैं शहर में इर्द गिर्द घूम फिर कर देखता, बाजारों को देखता और गली मोहल्लों को देखता। आखिर अपने काम का आगाज भी तो करना था। कब तक बैठकर खाता रहता। रुपए आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे। जिस शहर को मैं काफी छोटा समझ रहा था वो इतना छोटा नहीं था। काफी बिखरी हुई आबादी थी, दूर दूर तक कॉलोनियां और मोहल्ले थे। ये जिस इलाके में मैं रह रहा था निस्बतन गरीब लोगों का इलाका था, इसलिए यहाँ गुंजान आबादी ज्यादा थी। घर साथ साथ जुड़े हुए थे। कुछ लोग खुशहाल थे, उनके घरों को देखकर पता चलता था। उनके घरों की बनावट ऐसी थी कि जिनको देखकर महसूस होता था कि यहाँ अगर हाथ मारा जाए तो मायूसी नहीं होगी। और फिर मैंने बाकायदा अपने काम का आगाज कर दिया। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया, हमारे इस मकान में साथ वाला कमरा बिल्कुल खाली था। उससे ताला लगा दिया गया था, उसकी चाबी भी मेरे पास थी, मगर मेरे पास कोई सामान तो था नहीं जो मैं उस कमरे में रखता। मैं
जिस कमरे में रहता था वहां पर भी बस चारपाई और एक छोटी सी मेज थी और एक कुर्सी रखी थी, वो भी बेचारे चिराग दी ने लाकर रखी थी क्योंकि वो आता और मेरे पास ही बैठता। मगर इस मकान में मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता। किसी वक्त रात के वक्त मुझे उठकर बाहर निकलना पड़ता तो अजीब सी खामोशी और वहशत होती, इसलिए ज्यादातर मैं रात को बाहर निकलता ही नहीं था। मगर अपने काम की वजह से तो मुझे रातों को ही बाहर निकलना था। और फिर सर्दियों का आगाज भी हो चुका था, रातें भी सर्द थीं। और फिर रात को मैं अपने काम की गर्ज से बाहर निकला, अपना मखसूस लिबास पहना, बाहर गली में निकल आया। खामोशी तारी थी, हर तरफ सन्नाटे का राज था। थोड़ी दूर एक साथ वाली गली में मकान का इंतखाब मैं पहले ही कर चुका था जहां मुझे जाना था। मैं गली का मोड़ मुड़ा और सड़क पर पैदल चलने लगा। मेरे अलावा उस वक्त सड़क पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। थोड़ी दूर पहुंचकर मैं फिर उस गली की तरफ मुड़ गया। गली में दाखिल होते ही मेरी नजर उस मकान पर पड़ी। मकान के अंदर सहन में एक बल्ब चल रहा था जिसकी धीमी लो से मकान वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इस गली में कोई कुत्ता नहीं था। अगर कुत्ता होता तो मेरा बना बनाया काम खराब हो जाता। मगर फिलहाल मैं इस किस्से को चौपट नहीं करना चाहता था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ता गया। लकड़ी का एक दरवाजा था और साथ ही एक दीवार फलांगना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं फौरन दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ उतर गया। दूसरी तरफ उतर कर मैं नीचे खामोशी से बैठ गया और हालात का जायजा लेने लगा। ये हम चोरों का मखसूस अंदाज होता कि अगर घर में कोई कुत्ता हो तो वो भौंकने लगता और अगर कोई आदमी हमें देख ले तो फौरन शोर मचा देता। इसलिए मैं काफी देर वहीं दीवार के साथ लगकर बैठा रहा। सामने 2 कमरे नजर आ रहे थे जिनके बाहर वही बल्ब चल रहा था। जिसकी मध्यम लो में मैंने देखा कि घर के सहन में एक बकरी बंधी हुई थी। आगे छोटा सा एक बरामदा और एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था जो शायद अंदर के हाल के लिए था। कमरों के दरवाजे अंदर हाल की तरफ से खुलते थे। मैं फौरन उस तरफ बढ़ा और मेन दरवाजे की तरफ चलने लगा। मेन दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने देखा वो एक लोहे की जालियों से बना हुआ दरवाजा था। मैंने उससे आंखें लगाकर अंदर झांक कर देखा। बड़ा सा हाल नजर आया। हाल में कोई नहीं था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को खोला तो दरवाजा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर मेन हाल में सोफे पड़े हुए थे। मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा और फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। आगे बढ़कर मैंने देखा पहले कमरे का दरवाजा हाल के अंदर था। मैंने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। अंदर 2 चारपाइयां पड़ी थी। एक पर एक बूढ़ी औरत सोई हुई थी जबकि दूसरे पर 12-13 साल की बच्ची सो रही थी। गोया मेरे लिए रास्ता आसान था और साफ रास्ता था, लेकिन अभी मुझे देखना था कि इस घर में और कौन कौन है। मैं दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। उसमें झांक कर देखा। उसके अंदर भी 2 बिस्तर थे मगर वहां अंदर कोई मौजूद नहीं था। हाल के साथ मेरी तीसरे दरवाजे पर नजर पड़ी जो शायद स्टोर का था। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने देखा उसमें छोटे छोटे 2-3 ट्रंक रखे हुए थे और 2-3 अलमारियां। तो गोया जो कुछ मुझे मिलना था इसी कमरे से मिलना था। मैं आराम से आगे बढ़ा और टार्च मेरे हाथ में थी। मैंने टार्च जलाई और अलमारियों की तलाशी लेने लगा। एक अलमारी के दराज में मुझे मेरी मतलूबा चीज यानी जेवरात मुझे मिल गए। मैंने फौरन जेवरात अपने बैग में समेट लिए और फिर मैं वहां कुछ और तलाश करने लगा। सब जगह देख ली मगर मुझे रुपए कहीं नहीं मिले। बहरहाल जेवर इतने थे कि मेरा काम बन चुका था। मैं दबे कदमों बाहर निकला और सहन से होता हुआ दीवार फलांग बाहर आ गया। इस शहर में पहली वारदात और इतनी कामयाबी से कर ली कि मैं खुद हैरान था। यानी इस शहर में मेरी पहली कामयाबी थी। मैं आहिस्ता चलता हुआ अपने मकान में आ गया। मकान का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर कुंडी लगा ली। खुशी से मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने कमरे में गया, थैला रखा और चारपाई पर लेट गया। कितने बुद्धू और बेवकूफ लोग हैं, घरों के दरवाजे खोलकर सोते हैं, लेकिन इनका भी कोई कसूर नहीं। शायद इन्हें पहले ऐसी वारदात का सामना नहीं करना पड़ा होगा ना। मगर आप अब जान लो कि अजीम दादा आपके शहर में आ चुका है। ये कहकर मैंने जोरदार कहका लगाया और जो ही मेरा कहका बंद हुआ खौफ से मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि मेरे कहके के जवाब में मुझे एक औरत की हंसी की आवाज सुनाई दी जो साफ तौर पर सुनी जा सकती थी और मेरे साथ वाले कमरे से सुनाई दे रही थी। मैं खौफ से हड़बड़ाकर चारपाई से उठ बैठा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी हंसी के जवाब में किसी ने भरपूर तौर पर हंसकर मेरा साथ देने की कोशिश की हो, मगर मेरे लिए यह नई सूरत हाल सी। खौफ से मेरे पसीने छूट गए
दोस्तों ये कहानी अभी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।